Good evening, sir. Fine. Today we'll start discussing electric current. Heading देखो electric current. Electric current. Okay. Now what is electric current? देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करोगे, so electric current या electricity has been made from the two words which is electric and current. ये जो वर्ड है करंट, करंट का सिंपल सा मतलब होता है बेटा टू फ्लो, टू फ्लो, फ्लो करना. इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज. So, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब होता है इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना. इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. सो अगर आप डेफिनेशन दोगे इलेक्ट्रिक करंट का, सो इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज, डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो लिखना ज्यादा सही रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बेटा दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रिक एंड करंट. दिस वर्ड करंट इंप्लाइज टू फ्लो. करंट का मतलब है फ्लो करना, इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज. सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली मींस इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. सो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge. It is defined as rate of flow of charge, है ना. Before I go forward, rate का मतलब क्या है? What is the meaning of this word rate? With respect to time. Correct. मैंने बताया आपको पहले भी कि there are three common words. One is rate, gradient and specific. Rate का मतलब हो गया with respect to time. Gradient का मतलब हो जाएगा with respect to length. और specific का मतलब हो गया with respect to mass. So right now we are using the word here rate. So it is defined as rate of flow of charge. So can we say beta that current is equal to dq by dt? बोल सकते हैं करंट को dq का मतलब हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. सो करंट को हम डिफाइन करेंगे dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एम आई क्लियर? सो पहला पॉइंट जो था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक इंप्लाइज चार्ज, करंट इंप्लाइज फ्लो. सो इलेक्ट्रिक करंट इंप्लाइज इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, वो एक चार्ज का फ्लो है. सो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I is equal to dq by dt. Okay. Am I clear everyone? Yes. चार्ज का यूनिट क्या होगा बेटा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्स. करेक्ट. एंड टाइम का हो जाएगा सेकंड्स. सो फ्रॉम हियर करंट का यूनिट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू कूलम पर सेकंड? Yes, sir. Okay. So for simplicity we know that 1 coulomb per second is nothing but that is equal to 1 ampere. So करंट का यूनिट एम्पियर भी होता है या कूलम पर सेकंड भी आप बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. सो करंट का यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकंड एंड 1 कूलम पर सेकंड विल बी नथिंग बट दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. सो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. करंट कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी की डिराइव्ड क्वांटिटी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो देयरफॉर इसका डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फंडामेंटल है. करेक्ट. ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. अगर आप प्रिसाइजली बात करो तो करंट एक, हाँ वेरी गुड स्मृति, अगर आप प्रिसाइजली बात करो तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है. इट इज गुड आशय, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर.
सही है सार्थक। लेकिन हमारे सिलेबस में सिंस टेंसर क्वांटिटी इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, सो देयरफॉर विल कंसीडर करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। सो हमारे लिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी होगा, बट एक्चुअली अगर आपसे कोई पूछे कि करंट कौन सा क्वांटिटी है, सो इट्स टेंसर। बट हमारे लिए ये स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। सो करंट विल बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट कैन बी सेड एज dq by dt, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, अगर मैं करंट को dq by dt लिख रहा हूँ, मतलब मैं चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? स्लोप। सो कैन वी से वन थिंग बेटा, कि चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे करंट देगा। स्लोप ऑफ चार्ज and time graph will give current. So charge और current को आपने क्या लिखा है? Current is written as dq by dt. So charge को अगर आप time के साथ differentiate करोगे तो आपको current मिलेगा. And as we know कि after differentiating any quantity we get slope. So can we say from here that charge और time के graph का slope मुझे current देगा? Can we say from this? Everyone बोल सकते हैं क्या बेटा ऐसा? कि चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे करंट देगा। इसी को अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करके लिखो, दैट करंट इज इक्वल टू dq by dt, एंड इफ वी एनालाइज दिस तो dq विल बी इक्वल टू व्हाट? I into dt। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो अगर आप देखो dt को इधर शिफ्ट कर दिया, सो करंट इज इक्वल टू dq by dt। अगर मैं dt को इस बाजू शिफ्ट कर रहा हूँ, सो dq विल बी इक्वल टू I into dt, एंड देन वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। आफ्टर इंटीग्रेशन, जब हम किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट डू वी गेट आफ्टर इंटीग्रेशन? एरिया। So can we say from here that current and time graph area will give charge flow? Current and time graph area will give charge flow. कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसको निकालने के लिए एक और तरीका है। आप करंट और टाइम का ग्राफ का एरिया निकाल दो, और करंट और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा, दैट एरिया विल गिव अस द चार्ज फ्लो। करेक्ट? ये बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग करंट। सो करंट विल बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, करंट का मतलब हो गया टू फ्लो। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dq by dt, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। यूनिट इसका हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, एंड एज वी नो दैट 1 कूलम पर सेकेंड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो इस यूनिट विल बी एम्पियर आल्सो, राइट। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, लेकिन अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो आप स्केलर हिट करोगे। फिर हमने डिस्कस किया कि चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप करंट देगा, और करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे चार्ज का फ्लो देगा। इज इट फाइन बेटा? सबको समझ में आया ये पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. बेसिक पॉइंट है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि करंट को हमने क्या लिखा है? चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रोस्टैट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंटीग्रल नंबर में चार्ज का ट्रांसफर होता है, n into e। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस प्रिंसिपल? क्वांटाइजेशन। करेक्ट। सो अगर आप इसको यहाँ रिप्लेस कर दोगे तो कैन आई राइट करंट आल्सो एज n into e by t? मैंने क्या किया, चार्ज की जगह पे बस एनी टर्म यहाँ प्लेस कर दिया। सो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और चार्ज की जगह पे आप एनी यहाँ प्लेस कर दो, तो करंट को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? एन ई बाई टी। आशय क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? यस सर। चलिए क्वेश्चन करके बता दो सिंपल से।
कैलकुलेट सिंपल बनाता हूं, ज्यादा टफ नहीं आप। कैलकुलेट number of electron that will flow through wire if 0.5 ampere of current flow in 1 minute. करिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल फ्लो थ्रू वायर if 0.5 ampere of current flow 0.5 ampere of current flow in 1 minute. Do it. Okay, Piyush is getting 1.8 into 10 raised to power 25. Okay, बाकी लोग भी करिए, फिर मैं करता हूं। ओके, 3 कूलम नहीं वैष्णवी, मैंने आपसे चार्ज नहीं पूछा है बेटा, मैंने आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। स्मृति इज आल्सो गेटिंग 18.75। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे आप, सिंपल से फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी अपने चर्चा किया, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। सो करंट कितना यहाँ पे दिया है मैंने 0.5, चार्ज टाइम कितना रखना चाहिए मुझे 1 मिनट दिया, दैट इंप्लाइज 60 सेकंड। चार्ज हो जाएगा 0.5 इंटू व्हाट 60, पॉइंट हटा दोगे ये कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर चार्ज विल बी ऑफ 3 कूलम, है ना, चार्ज विल बी ऑफ 3 कूलम। ओके, 1 सेकंड ना आशीष। अब मुझे बताओ बेटा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इज इट 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या एक कूलम में? Yes, sir. सो ये कराया मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में, ये बात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहीं से प्रूव किया था। सो 1 कूलम चार्ज में वी हैव 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. Now we are interested in finding the number of electrons in 3 coulomb of charge. So therefore in 3 coulomb of charge this will be 3 into 6.25 into 10 raised to power 18. So what will be the number here? 18.75 into 10 raised to power 18 electrons will be the final number, right? So implies what? If correct cost to implies what? If 0.5 ampere of current flows in 1 minute, then the total number of electrons that will cross the wire is 18.75 into 10 raised to power 18. Good. Clear है सबको ये पॉइंट बेटा? यस यस यू कैन यूज इट, वही तो किया है। सो हम बिल्कुल यूज कर सकते हो, सेम ही चीज किया है यहाँ पे, बस अलग अलग करके कर दिया। क्लियर है सबको ये? ओमकार? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए यहां तक एक पॉइंट हमारा हो गया। अच्छा, करंट जो फ्लो करता है, सो मान लो एक मेरा वायर है, करंट फ्लो करने का मतलब कि चार्ज मूव करना चाहिए। सो लेट मी हैव दिस वायर, ये मेरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। सो ये मेरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब मुझे एक बात बता बेटा, क्या करंट अपने आप फ्लो कर सकता है क्या, कि मुझे कुछ ड्राइव देना पड़ेगा फ्लो करने के लिए? अगर आप चार्ज के फ्लो के बारे में बात करोगे तो क्या चार्ज अपने आप फ्लो कर सकता है कि आपको थोड़ा ड्राइव देना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए? ड्राइव देना पड़ेगा, करेक्ट? सो उसके लिए हम क्या करते हैं समझिए, यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं, यहाँ पे आपका दूसरा प्लेट हो गया। नाउ हियर वी हैव इज माय पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे मान लो आपका नेगेटिव प्लेट है, और मैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में एनालाइज करता हूँ।
सो हियर वी आर हैविंग पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पे ये नेगेटिव प्लेट कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्शन, Repulsive. और ये पॉजिटिव वाला कैसा लगाएगा? अट्रैक्शन, तो क्या इस कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज थे, क्या वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट से मूव करके पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे? करेक्ट। ये नेगेटिव जो Yes, sir. प्लेट है इसको हम बोलते हैं बेटा लोअर पोटेंशियल। ये मेरा लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पढ़ा था। तो ये Yes, मेरा sir. लोअर, हाँ, ये लोअर पोटेंशियल है एंड दिस वन इज माय हायर पोटेंशियल। सॉरी, दिस वन इज माय हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताइए, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहा है? लोअर पोटेंशियल टू lower हायर। to higher. अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या कहानी होता? हायर टू लोअर। Higher to lower. ये भी रिपल्सन लगाता और ये अट्रैक्शन लगाता। So electron or negative charge moves from lower potential to the higher potential and positive charge moves from higher potential to lower potential. Correct? Generally, ये conventionally ऐसा हम मानते हैं कि जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है that is the direction of current. So basically करंट का ये डायरेक्शन होता है। समझना बात ध्यान से, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, conventionally we take the direction of that as a direction of current. So here this positive charge is going from higher potential to lower potential. Therefore, the direction of current will be from higher potential to lower potential. Negative charge यानी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। Am I clear बेटा? सबको समझा ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Moves from higher potential to lower potential, है ना? सो करंट जो आपका मूव करेगा वो करंट हायर पोटेंशियल से मूव करके लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर से मूव करके हायर की तरफ जाएगा। ये कन्वेंशनली हम फॉलो करते हैं। सो करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अभी तक दो बातें हमने सीखा। एक, करंट को हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq/dt, दैट इंप्लाइज कि चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे करंट देगा और करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे चार्ज का फ्लो देगा। नंबर वन। नंबर टू, हमने देखा अभी एनालाइज किया कि नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से फ्लो करके हायर पोटेंशियल पे जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से मूव करके लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है। जो डायरेक्शन आपके पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का है वही डायरेक्शन आपके करंट के फ्लो का भी होगा। सो देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? अब यही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सर्किट में बैटरी को यूज करते हैं। सो बैटरी इज अ डिवाइस। ओम पोटेंशियल बेटा होता है इट्स अ वर्क डन। तो जब आप ये नेगेटिव प्लेट पे जितना चार्ज लेकर आ रहे थे, वो चार्ज को बाहर से नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेट पे लाने में आपने जो वर्क डन किया है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना? तो आप ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल बेसिकली इज अ वर्क डन। फाइन। अब देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड करने वाला डिवाइस हम लोग सर्किट में लगाते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड बैटरी। सो एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। बैटरी हमें पोटेंशियल नहीं देता, बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। सो टू फॉर करंट फ्लो वी नीड टू हैव पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए सर्किट में हम बैटरी को प्लग करते हैं। Am I clear बेटा? समझा ये पॉइंट? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मेरा कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि यहाँ पे फैन लगा है, लाइट है, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी रह सकता है। सो ऑब्वियसली बात है, उसको हम डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। सो फॉर दैट वी प्लॉट लाइक दिस।
तो ये मेरा रेजिस्टेंस लगा है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे करंट फ्लो कराना है तो मुझे इस पे बैटरी लगाना पड़ेगा. दिस विल बी माय बैटरी. करेक्ट. अब ये जो बड़ा वाला लाइन आप देख रहे हो, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल है, और ये जो छोटा वाला लाइन है ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल, और इसका रेजिस्टेंस ये पकड़ लेते RO. सो बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? बैटरी हमें पोटेंशियल देता है कि बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है? Potential difference. Potential difference. सो मान लो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस मुझे V वोल्ट का दिया. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बैटरी डज नॉट प्रोवाइड पोटेंशियल. बैटरी हमें पोटेंशियल नहीं देता है बेटा, बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और इस केस में बैटरी हमें कितना पोटेंशियल दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, दैट इज ऑफ V वोल्ट. अब मुझे एक बात बताओ, करंट इस केस में कैसे फ्लो करेगा? इधर से जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज में जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा करंट का फ्लो? Clockwise. क्लॉकवाइज, बिकॉज इट्स हायर पोटेंशियल. तो करंट ऑब्वियसली यहाँ से निकलेगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा करंट, एंड देन अगेन इट विल कम बैक. सो करंट विल गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड विल कम बैक टू द लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. द करंट हियर इज ऑफ IM. होगा ऐसा पॉइंट? करेक्ट. करंट, मैंने अभी आपको बताया कि करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू द लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. दिस वन इज माय हायर पोटेंशियल, दिस इज माय लोअर पोटेंशियल. तो करंट हायर पोटेंशियल से मूव करेगा, ऐसे घूमते घूमते जाएगा और वापस लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा. तो बैटरी आपको जितना चार्ज प्रोवाइड करेगा, बैटरी को वापस उतना ही चार्ज आ जाना चाहिए. इज इट ओके? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, कुछ ये कॉन्सेप्ट जरा समझने जैसा है कि मैंने क्या बोला अभी आपको कि बैटरी जितना चार्ज देगा, बैटरी को वापस उतना ही चार्ज चाहिए. तो सर्किट में गया क्या? Energy. एनर्जी. ऐसे इमेजिन, वेरी गुड सृष्टि, ऐसे इमेजिन करो कि जो चार्ज होता है ना, वो एक ट्रक के जैसा काम करता है. ऐसे इमेजिन करना, चार्ज एक ट्रक के जैसा काम किया, वो बैटरी के पास है, बैटरी ने चार्ज के ऊपर एनर्जी को लोड कर दिया, एनर्जी लोड हो गया. अब ये चार्ज फ्लो किया सर्किट में, गया गया गया, रेजिस्टेंस के पास दिख गया, एनर्जी निकाल के दे दिया, एनर्जी निकाल के दे दिया. बाद में फिर वो चार्ज वापस घूमते घूमते बैटरी के पास आ गया, फिर बैटरी के पास आया, बैटरी फिर उस पर एनर्जी लोड किया. बैटरी जब एनर्जी लोड कर रहा है, फिर वो सर्किट में फ्लो किया, रेजिस्टेंस के पास गया, एनर्जी को दे दिया, बाद में वापस आ गया. तो मुझे बताइए कि क्या बैटरी ने जितना चार्ज दिया है, क्या बैटरी को वापस ही उतना ही चार्ज मिलना चाहिए? Yes, sir. ठीक है. बैटरी किसका सोर्स है? बैटरी चार्ज का सोर्स है कि एनर्जी का सोर्स है? Energy. एनर्जी. जी. हाँ, और उस एनर्जी को कैरी करने वाला ट्रांसपोर्टर इस सर्किट में कौन सा है? Charge. तो चार्ज एनर्जी से लोड होता है बैटरी में, रेजिस्टेंस के पास जाता है, एनर्जी दे देता है, वापस बैटरी के पास आता है, फिर से लोड होता है, फिर गया रेजिस्टेंस के पास, दे दिया, वापस आया, फिर से लोड हुआ, और इस वे में वो कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि बैटरी के पास कैपेबिलिटी है एनर्जी को लोड करने की. एक समय आता है कि बैटरी अपना एनर्जी लोडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है उसका, एंड दैट वी से कि ये बैटरी अब डिस्चार्ज हो गया. Am I clear? तो यहाँ से Yes, sir. दो और बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रेम हुआ. नंबर 1 पॉइंट इज कि बैटरी बेटा हमें पोटेंशियल नहीं देता, बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है. नंबर 1, बैटरी डज नॉट प्रोवाइड पोटेंशियल, बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस. ये नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इज कि बैटरी हमें एनर्जी देता है, बैटरी हमें चार्ज नहीं देता. तो बैटरी सर्किट में जितना चार्ज को दे रहा है, वापस सर्किट से घूम के वो चार्ज बैटरी के पास आना चाहिए, और वो चार्ज एनर्जी को लोड करता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है, एनर्जी सप्लाई करता है, एंड देन अगेन कम बैक टू द बैटरी फॉर रीलोडिंग. फिर आगे जाएगा, डिस्चार्ज होगा, वापस आएगा, फिर से रीलोड होगा, और इस वे में ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा. इज इट फाइन? समझ में आया सबको ये पॉइंट दोनों? Yes, sir. Yes, sir. Correct. So the current flows from higher to lower potential. Electron moves from, या negative charge move from lower to higher. Batteries provides us energy. बैटरी ने जितना चार्ज दिया है, बैटरी को वापस उतना ही चार्ज आना चाहिए. फाइन. नेक्स्ट, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ.
ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट है, उनके बेसिस उनके ऊपर ये 2 लॉ है। नो बेटा दे डू, हाँ एक मिनट प्लीज आशय, वो ऐसा नहीं होता है। जब जो सेल बाद में एक समय आता है कि उसके पास एनर्जी लोडिंग कैपेबिलिटी चार्ज है, ऐसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्रैक्टिकल। मान लो फैक्ट्री में 10,000 ट्रक है, लेकिन फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ट्रक पे लोड क्या करोगे? अच्छा यस और नो? एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में 10,000 ट्रक है, 10,000 ट्रक्स है, मतलब चार्ज कैरियर तो बहुत सारा है, लेकिन बैटरी में प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। तो अगर बैटरी में प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आप ट्रक पे लोड क्या करोगे? हाँ वेरी गुड, समझ में आया पॉइंट ये? यस सर। वेरी गुड, सुपर। ओम्स लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? एक लॉ है, लॉ का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के बेसिस पे जो बातें आई है वो हमें पढ़ना है। ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आप फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं। सो जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स किया है, कांस्टेंट रखा है, उस केस में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझना बात ध्यान से, ये आपका ओम्स लॉ है। सो ओम्स लॉ सजेस्ट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर को और प्रेशर को फिक्स रखते हो, so at constant temperature and constant pressure voltage is directly proportional to current। जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उसी प्रोपोर्शन में करंट बढ़ता जाए, है ना? जो कंडक्टर इस ओम्स लॉ को फॉलो करता है दे आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर इसका मतलब क्या है? कंडक्टर which follow Ohm's law. हाँ दैट फॉलो ओम्स लॉ या दैट ओबेज ओम्स लॉ, ऐसा लिख सकते। सो वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है या फॉलो करता है दे आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या बोलता है बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैं टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं, उस केस में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये ओम्स लॉ कहता है। ध्यान रखना, फॉर दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर नीड्स टू बी केप्ट कांस्टेंट एंड द कंडक्टर व्हिच फॉलोज दिस लॉ दे आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। और कंडक्टर जो इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन, Conductor. हाँ नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? दीज कंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो ये जो कंडक्टर है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर, ये नॉन ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना? सो ओम्स लॉ सेज व्हाट कि भाई आपने जब टेम्परेचर को और प्रेशर को फिक्स रखा है, कांस्टेंट रखा है, उस केस में वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द कंडक्टर व्हिच फॉलो दिस लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर and the conductor which does not follow Ohm's law are called non-ohmic conductor। Yes, very simple। हाँ प्रेशर और श्याम, प्रेशर और टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा कि उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से थर्मल एजिटेशन आ जाएगा और थर्मल एजिटेशन आने की वजह से उसका रेजिस्टेंस में इफेक्ट आ जाएगा, है ना? सो दैट्स व्हाई इट इज देयर कि टेम्परेचर को और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। मतलब अगर आप फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रखोगे तो जिस कंडक्टर में आप बात कर रहे हो ना, उस कंडक्टर में मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉनिक एजिटेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। करेक्ट? सो फॉर ओम्स लॉ टेम्परेचर एंड प्रेशर नीड्स टू बी केप्ट कांस्टेंट। एम आई क्लियर? समझ में आया बेटा यहां तक पॉइंट? यस सर। ओके अब देखो,
अगर मेरा वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर मैं ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर रहा हूं, सो अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए? Constant. So we'll add a constant here. V is equal to constant R into I. So ये रिलेशन जो आपका फॉर्म किया V is equal to I into R, ये रिलेशन है. This R is called what? Resistance. इसी R को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस, है ना. सो कंडक्टर में अगर आप देखोगे रिलेशन आपका फॉर्म हो गया V is equal to I into R, where I stands for current, R stands for resistance, and V stands for potential difference. So V is equal to IR. अच्छा, ये जो फॉर्मूला है V is equal to IR, ये दोनों टाइप कंडक्टर में लगता है. ये ओमिक कंडक्टर में भी लगता है और नॉन ओमिक में भी लग सकता है. दोनों में लगता है ये कॉन्सेप्ट V is equal to IR. ओम्स लॉ सिर्फ ओमिक फॉलो करता है. V is directly proportional to I, ये ओम्स लॉ है और ये ओमिक फॉलो करता है. बट V is equal to IR एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है that can be applied in both type of conductors, omic as well as non. अच्छा, क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड. अब देखो यहाँ पे मुझे रिलेशन फॉर्म हो गया V is equal to I into R. V आपका वोल्टेज था, I is current and R stands for resistance. So resistance को हम क्या लिख सकते हैं भाई? Can we write resistance as voltage by current? If I am having V is equal to IR, voltage is equal to current into resistance, so can we write resistance as the ratio of voltage by current? लिख सकते हैं? Yes, sir. Okay. वोल्टेज का यूनिट बेटा Volt. वोल्ट. सुपर. हमने इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट. करंट का यूनिट Ampere. एम्पियर. तो यहाँ से रेजिस्टेंस का यूनिट कितना हो जाएगा? वोल्ट. Volt amp. Volt ampere. हाँ. And on the name of this scientist Ohm, 1 volt per ampere is nothing but that is equal to 1 ohm. इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं. रेजिस्टेंस का अगर आप उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस मिलेगा. 1 बाय कंडक्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस इज 1 कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट होता है माहो, MHO. इसका जस्ट उल्टा हो जाता है बाद में, है ना. सो फॉर्मूला क्या फॉर्म हो गया यहाँ से? द फॉर्मूला विच वी गेट फ्रॉम हियर इज V is equal to IR, where V stands for potential difference, I stands for current, and R stands for resistance. So resistance will be equal to voltage by current. वोल्टेज का यूनिट हो गया वोल्ट, करंट का यूनिट इज एम्पियर, सो देयरफॉर रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, एंड 1 वोल्ट पर एम्पियर इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड 1 ओम ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. डन बेटा? लिख लिया सब लोगों ने यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. अब इसका ग्राफ जरा बनाते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं फॉर ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक दोनों के. ओके, सबसे पहले आप ओमिक के लिए प्लॉट करके मुझे बता कैसा होगा. लेट्स से इधर वाले एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज रखते हैं और इस एक्सिस पे हम लोग करंट रख रहे हैं. So here we are having current and here we are having voltage. अब मुझे बताइए बेटा ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? Straight line through the relation. करेक्ट, क्योंकि इसमें दिया है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या इस केस में जो ग्राफ बनेगा विल दैट ग्राफ बी अ स्ट्रेट लाइन? सिंपल है ना. वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? ओमिक कंडक्टर. ये ग्राफ किसके लिए फॉर्म होगा? दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर एंड दैट विल गो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
सो अगर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व हो जाएगा? सर को कर्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। So, अगर आप यहाँ पर देखोगे, दिस एक्सिस, लेट्स से वी आर हैविंग करंट एंड दिस एक्सिस वी आर हैविंग व्हाट? वोल्टेज। अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए प्लॉट करें, सो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ऑफ कोर्स ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा अपने इससे ये बाइफरकेट। ग्राफ को अगर हम देखेंगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा ग्राफ बेंड हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपका नॉन ओमिक कंडक्टर का है, एंड दिस इज द ग्राफ वेयर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज द ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर्स। इज इट क्लियर बेटा? दो सबको समझ में आया, बोथ द ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर एज वेल एज फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर? यस सर। अच्छा, अब Yes, sir. सी थोड़ा सा इस पे और खेलते हैं हम लोग। मान लो ये अगर एंगल मेरा थीटा है, and if I'm plotting a line, perpendicular line here, let's say this angle is 90 degree. हाँ वैष्णवी, फॉर नॉन ओमिक आई सेड कि ये v is directly proportional to I को फॉलो नहीं करता है, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। तो ये इसका एक्चुअल ग्राफ था, v is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का, इससे ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। गॉट द पॉइंट बेटा? ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। नॉन ओमिक कंडक्टर सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा, यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दिया। लेट मी हैव दिस एज ओ ए एंड दिस एज बी। अगर हम इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं ये ट्रायंगल में डिस्कस करूं, नहीं बेटा, जनरली इट बेंड्स अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वोल्टेज में ज्यादा चेंज लाओगे तो करंट में थोड़ा चेंज आता है, सो ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड होता है। वैष्णवी, गुड पॉइंट। जनरली इट बेंड्स इन द अपवर्ड साइड। ठीक है, अब देखो मैंने ये ट्रायंगल ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे प्लॉट कर दिया, और ये ट्रायंगल में जरा चर्चा करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल। अच्छा, इस ट्रायंगल में बेटा tan थीटा कितना होगा? व्हाट विल बी tan थीटा इन दिस ट्रायंगल? AB upon OB. AB upon OB. Now what is AB here? Is it voltage? Yes. And what is OB here? Current. Current. So can we say from here that my tan theta is equal to voltage by current? See, AB की जगह पे we can write voltage बेटा, और OB की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट। So अगर हम यहाँ प्लेस कर दे तो tan थीटा क्या मिलेगा मुझे? वोल्टेज बाय करंट। और आप ये रिलेशन पे देखिए, V is equal to IR. So यहाँ से अगर हम वोल्टेज बाय करंट का रेशियो लिखे तो इज इट इक्वल टू रेजिस्टेंस? V is equal. Yes. So can we write from here that tan theta will be equal to what? Resistance. Resistance. Implies what? tan theta ही आपका स्लोप होता है, अगर आपको याद हो तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा? tan theta ही स्लोप होता है ना, इफ यू रिमेम्बर दिस। हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं, स्लोप ऑफ voltage and current graph will give resistance. Agreed? Is it clear everyone? सबको क्लियर है? स्मृति समझे बेटा आपको दोनों ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर एज वेल एज फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर?
Yes, sir. वेरी गुड। वैष्णवी आपको क्लियर है बेटा, ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों बेंड हो रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, सुपर। जनरली वैष्णवी, जनरली बहुत लार्ज वोल्टेज चेंज की वजह से करंट में थोड़ा चेंज होता है, इसलिए ग्राफ इसका ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। फाइन, दिस इज वन थिंग। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, आगे देखो बात करते हैं ओमिक कंडक्टर एज वेल एज नॉन ओमिक कंडक्टर। अब देखिए एक क्वेश्चन करिए आप, फॉर इंस्टेंस मान लो इधर आपका वोल्टेज है, इधर करंट दिया, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और मैं आपको दो ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूं। वन ग्राफ इज लाइक दिस, द नेक्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस। लेट्स से बेटा इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस है वो R1 है, और इस केस में रेजिस्टेंस आपका R2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सेटिस्फाई करता है, R2 इज मोर देन R1, सी में बोल रहा हूं R2 इज इक्वल टू R1, एंड इन डी आई एम सेइंग नन ऑफ दिस। जेई वाले बच्चे तुम लोग अभी नहीं करोगे आंसर, बाकी लोग को कर रहे तो यस बेटा, R कैन बी tan थीटा, गुड, yes you can replace R as tan theta, B answers, okay, ठीक है, पृथ्वीराज का भी B, ओके, बाकी लोग भी बताओ। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था ना कि R इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा। अब मुझे बताइए किसमें स्लोप ज्यादा है? R2. हाँ R2, so of course answer will be R2 is more than R1। इसको एनालाइज करने का एक और लॉजिक है, मैं वो लॉजिक से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया था, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ओलंपियाड, शायद KVPY में था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो मैंने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, और आप ये दोनों पॉइंट को देखो, अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, तो क्या दोनों केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस, क्या दोनों केस के लिए मैंने करंट को कांस्टेंट रख दिया, सेम रख दिया है? हाँ, गुड स्मृति। सो अगर मैं ये वाले केस और ये वाले केस, दोनों केस के लिए अगर करंट को कांस्टेंट रख देता हूँ, सो V इज इक्वल टू IR। अब देखिए दोनों केस में मैंने करंट फिक्स कर दिया है, इसके लिए भी करंट यही है और इसके लिए भी करंट यही है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि V2 बड़ा है V1 से, यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का वोल्टेज V1, सो V2 बड़ा है V1 से, so therefore R2 will be more than R1। So the correct answer for this question will be option number B। Is it clear बेटा, समझा ये पॉइंट सभी को? ओमकार क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? R2 is more than Yes, R1, गुड। So अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया, करंट क्या होता है, फॉर्मूलाज ऑफ द करंट, स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट, फिर हमने डिस्कस किया कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, है ना। बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट द चार्ज, चार्ज इज अ कैरियर ऑफ द एनर्जी इन द सर्किट, बैटरी जितना चार्ज रिलीज करेगा बैटरी को वापस भी उतना ही चार्ज आना चाहिए। फाइन, अब देखिए अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में बात करो, सर हाँ बोलो बेटा, अथर्व स्लाइड दिखाइए। पिछला स्लाइड, डन सर। देखिए अब अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में एनालाइज करो, सो लॉजिकल बात है रेजिस्टेंस कंडक्टर का होगा, वायर का होगा। सो मान लो अगर ये कोई वायर है, दिस इज वायर समथिंग लाइक दिस, और ये सब आपने 11th में पढ़ के रखा होगा। सो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल 12th में एक लेक्चर में पूरा 11th का पार्ट कंप्लीट करा था, फिर हम लोग 12th से स्टार्ट हो जाएंगे। ये वायर अगर आप लेते हो कंडक्टर, सच दैट कि ये कंडक्टर का बेटा लेंथ मान लो L है,
और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a मीटर स्क्वायर का है। क्रॉस सेक्शन, ये अगर आप कंडक्टर पकड़ते हो तो इसका ये वाला जो एरिया इधर का, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये लेंथ है। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ आप बढ़ाते जाओगे उतना रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना आप एरिया को छोटा करते जाओगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने में, एंड रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Area of cross section जितना कम करोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में उतना ही तकलीफ होगा और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप इन दोनों को क्लब कर दोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा कि रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, है ना। रेजिस्टेंस हमने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। Resistance will be directly proportional to 1 by area और inversely proportional to area. So अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं तो क्या मुझे मिलेगा? Resistance will be directly proportional to L by area. Is it clear, everyone? Yes, sir. ओम, तुम फिर से वही पॉइंट पे आ रहे हो। चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन मुझे बताओ अगर बैटरी नहीं है तो बैटरी तो चार्ज पे एनर्जी कौन लोड करेगा, है ना। अगर आपके फैक्ट्री में सिर्फ ट्रक फैक्ट्री के अंदर घूमता रहे, वो वहां से माल प्रोडक्ट को लेके बाहर ना जाए, तो कोई मतलब बनता है क्या फैक्ट्री के लिए? ओम, समझना ये बात। अगर आप एक फैक्ट्री देख रहे हो और फैक्ट्री में मान लो आपके पास जो भी ट्रक है, वो ट्रक अगर फैक्ट्री के अंदर ही घूमता रहे और वो फैक्ट्री से बाहर एनर्जी को लेके जा ही नहीं सके, तो कोई मतलब है उसका? गॉट द पॉइंट बेटा व्हाट आई सेड? सो देयरफॉर अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो उस चार्ज, हाँ गुड, तो उस चार्ज पे एनर्जी कौन लोड करेगा? आप पहले कॉमन सेंस से समझो सब बातें को। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जितना अच्छे से लगाओगे और थोड़ा सा मैथ्स, इतना ही फिजिक्स है। मान लो मेरे पास ट्रक है फैक्ट्री में और ट्रक घूम रहा है फैक्ट्री के अंदर ही जिगजैग में, तो ट्रक घूम रहा है, उस पर एनर्जी लोड नहीं हो रहा, प्रोडक्ट लोड नहीं हो रहा, वो बाहर सप्लाई नहीं कर रहा, तो वैसे प्रोडक्ट वैसे ट्रक का क्या मतलब? द सेम थिंग हियर। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें, मुझे क्या ऐड करना चाहिए? कांस्टेंट। Yes. तो जब आप कांस्टेंट ऐड करोगे दिस विल बिकम रो एल बाय ए। अब यहाँ जो हमने ये कांस्टेंट ऐड किया है, दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। This is called resistivity. R is resistance, rho is resistivity, L is length, A is area. So जब हमने ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो मैंने वहां पे एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। एम आई क्लियर बेटा? समझ में आया पॉइंट? और ये जो रेजिस्टिविटी है ना बेटा, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जब तक आप वायर के मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तब तक आपका ये रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करने वाला। मतलब अगर कॉपर का वायर है और अगर आप कॉपर का ही वायर रखते हो, तो सिंस कॉपर के वायर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो जब तक आप मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तब तक रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जब तक आप कंडक्टर के मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तब तक आपका रेजिस्टिविटी में भी चेंज नहीं आएगा। Am I clear everyone? सबको समझा ये पॉइंट? Yes, sir. Correct. R is equal to rho L by A, where R stands for resistance, rho stands for resistivity, and this resistivity is a property of material of the conductor. L stands for the length of the conductor, A stands for area of cross section. चलिए इस रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दो फटाफट कैलकुलेट करके। यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी,
Ohm meter. ओम मीटर, यस सुपर। हाँ ओम मीटर नहीं, ऐसे ओम पर मीटर नहीं बेटा, ओम मीटर सिंपली। कैसे करोगे मैं भी कर देता हूँ। आर इज इक्वल टू ओम मीटर सार्थक सही है। See, we are having R is equal to rho L by A. So can we write from here that rho is equal to R into A by L. ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। एरिया का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर्स में, एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, therefore the unit of resistivity becomes ohm meter। 1 by resistivity करोगे तो आपको कंडक्टिविटी आएगी। 1 by resistivity is conductivity, तो बाद में आता हूँ। So relation क्या बना, R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity and that is the property of material that we are using. So resistivity material पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, है ना। रेजिस्टेंस will depend on number 1 length of conductor, number 2 area of cross section of conductor, number 3 nature of material of conductor, number 4 temperature, है ना। So these are the 4 properties जिस पे resistance depend करता है, ठीक है। So resistance will depend on the length of the conductor, area of cross section of the conductor, nature of material of the conductor and the temperature। Am I clear बेटा, समझा सबको पॉइंट यहाँ तक everyone? Yes, sir. Very good. So these are points regarding resistance and resistivity। चलिए एक क्वेश्चन करो, सिंपल सा पूछता हूँ। A conductor having length L, a conductor having length L has resistance of R ohm, full stop, if it is stretched to thrice its original length, find new resistance। कर भी लिया, हाँ स्मृति, वेरी गुड बेटा। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, गुड कनिका, वेरी गुड। गुड सार्थक, सार्थ सही है बेटा। बाकी लोग भी करिए। एक कंडक्टर था जिसका लेंथ L दिया है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R ओम का है। मैंने उस कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया अपने लेंथ का थ्राइस, जो उसका पहले का लेंथ था उसका 3 टाइम्स बढ़ा दिया लेंथ। सो लेंथ को जब आप 3 टाइम्स बढ़ा दोगे, सोहम एंड प्रांजल, गलत है बेटा दोनों का। जब आप उसको 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो जो नया आपका कॉन्फ़िगरेशन बना, उस कॉन्फ़िगरेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा। अद्वैत इज सेइंग हाफ, गौरव का 6R, सिद्धि इज 3R, श्रावणी का 9R। श्रावणी सही है बेटा, 9R इज द राइट आंसर। अच्छा वेरी गुड। देखो मैं करता हूँ। सो मान लीजिए बेटा पहले आपके पास कोई एक कंडक्टर था, जिस कंडक्टर का लेंथ L पकड़ लेता हूँ। सो वी आर हैविंग वन कंडक्टर और इसका आप एरिया पकड़ लो A मीटर स्क्वायर का।
इसका रेजिस्टेंस रो ले लेता हूँ, रो इन L by A। इसका रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी R दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया कि इसी कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया, खींच के इसके लेंथ को इसके पहले वाले लेंथ से थ्राइस कर दिया। सो जब आप इसको एलोंगेट कर दोगे इसके अपने लेंथ से 3 गुना, तो लेंथ तो इसका 3L हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। ये जो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या कि उतना ही रहेगा? It will decrease. डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम वायर को खींच के बड़ा करें, सो अगर आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो पतला हो जाएगा। सो अगर मैंने इसका लेंथ को थ्राइस कर दिया है, लेंथ अगर इसका 3L हो गया, तो इसका अब जो एरिया हो जाएगा वो पहले के एरिया से 1/3 हो जाएगा। हाँ प्रांजल, करेक्ट बेटा, क्योंकि आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, वायर को चॉप नहीं कर रहे हो। अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे सच दैट कि वायर का लेंथ अगर थ्राइस आपने बढ़ा दिया है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा। गुड सिद्धि। यस स्मृति, टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी उतना ही है, मास वही है। तो डेंसिटी अगर वही है, मास वही है, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो अगर आप इसके लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दे रहे हो तो इसका एरिया 1/3 हो जाएगा, है ना। मान लेते, ये समझ में आया सबको पॉइंट? ये मान लेते इस कॉन्फ़िगरेशन का जो रेजिस्टेंस बना बेटा वो R डैश है, चेंज होकर R डैश हो गया। सो R डैश विल बी इक्वल टू रो। अब देखो रो सेम रहेगा, जो रेजिस्टिविटी पहले था वही रेजिस्टिविटी बाद में भी है। अच्छा ऐसा क्यों, रेजिस्टिविटी क्यों सेम है? Same Material. जो मटेरियल यही था उसी को तो स्ट्रेच कर रहे हैं। सो अगर आपने कंडक्टर के मटेरियल को चेंज नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ थ्राइस हो गया, एरिया 1/3 हो गया। सो रो इंटू 3L इंटू A/3। सो इम्प्लाइज R डैश कितना हो जाएगा? R डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू 9L बाय एरिया। सो इम्प्लाइज R डैश 9 इंटू रो L बाय एरिया, और रो L बाय एरिया इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू व्हाट? R। अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे सो R डैश विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 9। खत्म। सो अगर आपके पास जो कंडक्टर था, अगर आप उस वायर को स्ट्रेच करके अपने पहले वाले लेंथ से थ्राइस कर दोगे, तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 9R। Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. So यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, R रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, करंट। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, देन विल वाइंड अप। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर अगले लेक्चर में यहीं से आगे पढ़ना चालू करेंगे, फिर इसका टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है वो बता दूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ रखा होगा, इसलिए पूरा इसका प्रूफ में नहीं जाएंगे हम लोग, सिंपली बात करेंगे। अगर मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है सच दैट कि ये रेजिस्टेंस मेरा R1 ओम का है, R2 ओम का है और R3 ओम का है, तो मुझे बता बेटा ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप, ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में? Series. सीरीज। ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है। अच्छा, तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. R3। लास्ट ईयर सबने पढ़ा होगा, सो देयरफॉर आई विल नॉट प्रूव दिस टाइम, कि आपके 12th में है नहीं, ये 11th का पोर्शन है, बट हमें पता होना चाहिए, तब हमें 12th वाला समझ में आएगा अच्छे से। सो अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे कंबाइंड है R1, R2 और R3, and if we want to get the equivalent resistance of this combination of the series combination, तो equivalent कितना मिलेगा बेटा? R1 plus R2 plus R3। ठीक है, सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट की वोल्टेज, Current. तो we can make a point, जो करंट यहाँ से पास करेगा वही करंट इधर से जाएगा, वही करंट इधर से जाएगा। सो तीनों ही रेजिस्टेंस में करंट विल बी सेम। सो करंट विल remain same in all resistance. Current will remain same. So अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हो, उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर वो सीरीज में है तो करंट सब में सेम रहेगा।
अब मुझे बता बेटा, अगर ये पैरेलल में कंबाइन होता तब? Voltage would be same. करेक्ट, वोल्टेज विल बी सेम। देखो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट, ये पैरेलल कंबाइंड है। दिस इज ऑफ R1 ओम, R2 ओम, R3 ओम, पैरेलल में कंबाइंड है। ये सीरीज अरेंजमेंट था, ये मेरा पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल में अगर ये कंबाइंड होगा, सो व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2. Correct. 1 R equivalent will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मान लो इधर से करंट अगर I एम्पियर का है, इधर करंट कितना जाएगा, मान लो I1, इधर चला गया I2, इधर चला गया I3। तो पैरेलल में करंट सेम है कि करंट डिवाइड हो रहा है? Divide. सेम क्या रहेगा यहाँ पे? Voltage. voltage, हाँ लिख लो, वोल्टेज विल रिमेन सेम, will remain Same. same in parallel. Is it fine? Clarity बेटा सबको यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. yes sir, ठीक, we'll wind up for today. अगले लेक्चर में यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर समझा सभी को ढंग से? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. We'll wind up for today बेटा. We'll discuss in Please the next upload class. it lecture. Yeah, I'll upload it. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye बेटा, bye. Thank you, sir. Bye.